क्या बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम metal from least reactive elements, ठीक है ना। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के जो ओर्स होते हैं उनमें से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, एक और दे रखा है मरकरी का, ठीक है ना। क्या दे रखा है, नाम है उस ओर का मरकरी, मरकरी का ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी नाम है इसका सिनेबर, ठीक है। HgS है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो क्या दे रखा, HgS सल्फ्यूरिक मरकरिक सल्फाइड है, इसको हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में। तो एयर से ऑक्सीजन लेगा और ये इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, और ये मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक। अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग, 2 3 2 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है। तो ये एक रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन बैलेंस किया हम लोगों ने। मगर क्या है, मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर सल्फर का सल्फाइड ओर है तो हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, रोस्टिंग कहलाता है उसको, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर से ऑक्सीजन मिल जाता है। ये सल्फाइड ओर था, यानी HgS था, ये सल्फर हट के ऑक्सीजन लग गया, ये ऑक्साइड ओर बन गया, मेटल का ऑक्साइड ओर बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इस ऑक्साइड ओर को कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं, HgO को कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं। अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं तो ये मरकरी बन जाएगा, ट्वाइस एटम ऑफ मरकरी, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये हमारा मरकरी एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस कहलाता है हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये समझ में आ गया। एक रिएक्शन तो ऐसे दे रखा हमारा। इसी तरह से एक दूसरा दे रखा है सल्फाइड और वो दे रखा है हमारा कॉपर सल्फाइड। मिटा दे इसे। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, नॉट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। ये एक हमारा सल्फाइड और है, इससे हम लोग चाहते हैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करें। कॉपर भी लीस्ट रिएक्टिव में आता है, हाइड्रोजन के नीचे ही आता है कॉपर भी, तो ये भी लीस्ट रिएक्टिव है। तो कॉपर ऑक्साइड को हम लोग रोस्टिंग करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। कितनी बात सुनने, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा कॉपर ऑक्साइड का पहला। अब इसको बैलेंस कर देते हैं पहले, 3 2 है, बैलेंस करें। ये 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये सल्फाइड ओर था, कॉपर का सल्फाइड ओर था, इसको हम लोगों ने रोस्टिंग किया। क्या किया, रोस्टिंग किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग हीट करते हैं कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में ही, यानी कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में रख के इसे हीट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉपर मेटल बन जाएगा, ये 2 एटम और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे कॉपर 2 है, यहाँ पे Cu2, फॉर्मूला गलत लिखा गया थोड़ा सा। फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 है लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है,
कॉपर सल्फाइड है, ये हीट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 कॉपर बन रहा है, ठीक है ना, 6 कॉपर बन रहा है ये, बाकी ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये इस तरह से रिएक्शन हो गया। ये तो रिएक्शन बैलेंस करने का है, तो थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंस देख लेंगे। लेकिन मेन जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह सल्फाइड होता है। सल्फाइड ओर को हम लोगों को रोस्टिंग करना होता है, उससे मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, उसको रिड्यूस करा देते हैं, वो हमें मेटल मिल जाता है। ये एक मेन तरीका है हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को प्यूरिफाई करने का, मेटलर्जी का तरीका दे रखा है। ये तो हो गया लीस्ट रिएक्टिव का। अब हम लोग देखते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स का। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स जो देखते हैं, जिसमें हम लोग को देता है जिंक है, और एल्युमिनियम है, लेड है, ठीक है, उसे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव तो हो गया। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, अगला देख रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स में से देखते हैं कि एलिमेंट्स को अगर एक्सट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से दे रखा है। एक दे रखा है जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड ये, और एक दे रखा जिंक कार्बोनेट। पहले हम लोग सल्फाइड और है, तो ये सल्फाइड और, तो कैसे करेंगे इसको, रिएक्शन कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, क्योंकि सल्फर है ना इसमें, तो इसमें रोस्टिंग कराएंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, तो यहाँ एयर से ऑक्सीजन लेगा, इसे हीट करेंगे, और फिर ये हीट करने के बाद ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इससे बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को फिर हम लोग रिड्यूस करा देंगे। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, रोस्टिंग, यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहा है तो रोस्टिंग कर रहा है, तो ये रोस्टिंग कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सल्फाइड और था तो रोस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से दे रखा है जिंक कार्बोनेट CO2, ये कार्बोनेट और है, तो जाहिर में है इसमें एयर की जरूरत नहीं है, तो इसे डायरेक्ट हीट कर देंगे हम लोग इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट है ना, ये कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इसे कहते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन करा रहे हैं जिंक कार्बोनेट को। ये भी जिंक ऑक्साइड है, ये भी जिंक ऑक्साइड है। अब हमें इसे रिड्यूस करना है, तो हम लोग इसको कैसे रिड्यूस कराते हैं, वो दे रखा हमारा एक रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, और जिंक ये अलग एलिमेंट बन के आ गया, हमारा प्योर मेटल बन गया। कितनी बात में, तो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स का ये दे रखा है, अगर सल्फाइड में है तो रोस्टिंग कर देंगे, इस तरह से रिएक्शन दे रखा, ऑक्साइड में बदल लेंगे। ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान है, इसलिए हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड बना लेंगे, और ये ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे किससे, कार्बन से, चौक से, कोक से रिड्यूस करा देते हैं। ये जिंक अलग, या कोई भी एलिमेंट है वो अलग आ जाता है, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है तो। कितनी बात में, यहाँ पे कभी कार्बन तो करते ही करते एक और तरीका भी है जिससे हम लोग रिड्यूस कराते हैं, और वो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कराते हैं।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कराया गया है, इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। और ये दे रखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं वो करने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट के जरिए रिड्यूस करा रहे हैं, रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, इसी में चल रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं, जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया है वो क्या दे रखा है कि अगर मैग्नीज ऑक्साइड को MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को अगर एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, एल्युमिनियम जो है ना मोर रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं तो एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीज को सेपरेट कर देता है, तो Mn अलग हो जाता है और ये Al2O3 कंपाउंड बन जाता है, साथ ही हीट बनता है। ठीक है, साथ ही हीट बनता है। इसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये बैलेंस करेंगे तो 3 4 3 2, ये बैलेंस हो गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये एल्युमिनियम जो था ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है। एल्युमिनियम जो है ना मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए एल्युमिनियम ने मैग्नीज को रिप्लेस कर दिया, खुद ऑक्सीजन से जाके रिएक्ट कर गया है, ऑक्सीजन से जाके खुद रिएक्ट कर गया, मैग्नीज को सेपरेट कर दिया है, और इस तरह से मैग्नीज जो है एक्सट्रैक्ट हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस से हुआ है, ये भी एक तरीका है रिड्यूस कराने का, डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। क्या बताइए, यहाँ पे हीट बना है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितनी बात सुन रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। अभी अगर यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, इन दोनों में से, एल्युमिनियम में से मैग्नीज में से, मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज का ऑक्सीजन चला गया तो ये रिड्यूस हो गया, एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, यानी एल्युमिनियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और मैग्नीज जो है रिड्यूस्ड हुआ है। कितनी बात सुन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना रिड्यूस्ड हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। आगे चले, आगे एक रिएक्शन और दे रखा है, और वो देखिए क्या दे रखा है, वो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्ट करते हैं। यहाँ आयरन का सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ये है, एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद ये Fe2 तो बन जाता है, Fe बन जाता है, प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है O3, प्लस हीट बनता है। ठीक है ना, हीट है, इसे बैलेंस कर देते हैं हम लोग, पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 2। ठीक है, और इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। ये जो हीट बना है, अभी हमने बताया था कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कितनी बात में, लेकिन बताया क्या कि यहाँ पे हीट, यानी जब एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि आयरन जो है पिघल जाता है, आयरन मेल्ट कर जाता है। क्या, इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि आयरन मेल्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को, इसका नाम है, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस को यूज करके तो जो रेल ट्रैक क्रैक हो जाता है या कहीं कट जाता है, टूट जाता है, उसे जोड़ना होता है, या कोई आयरन का मशीन है, पार्ट है, वो टूट गया, उसे जोड़ना है, तो इस थर्माइट प्रोसेस से हम लोग उससे जोड़ देते हैं। यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक और broken part of machine, broken part of machine, कोई मशीन का पार्ट टूट गया, लोहे का बना हुआ है, तो उसको जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को यूज करते हैं जोड़ने के लिए, थर्माइट प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये वाला जरूर याद कर लेना, थर्माइट प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है आयरन का ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ करते हैं, आयरन बनता है और इतना ये हीट देता है कि आयरन मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके पिघल जाता है,
फिर इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसको क्या, अगर जहाँ पे जोड़ना होता है वहीं पे इनका रिएक्शन कराते हैं, इतना हीट बनता है कि वो मेल्ट हो जाता है, फिर पिघलने के पानी बन जाता है, उसे थोड़ी देर के छोड़ देंगे, वो ठंडा हो जाएगा, फिर जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये दे रखा है थर्माइट प्रोसेस। ये भी एक रिड्यूसिंग प्रोसेस है। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ? आयरन ऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूस हो गया, अल्युमिनियम जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है ना, ये दे रखा हमारा वो रिएक्शंस है जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स के दे रखे हैं। अब दे रखा है अगला जो रिएक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के लिए अभी हमने बताया था चार्ट में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक, तो वो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ फिर बताता हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from high reactive elements। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको कैसे करेंगे। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स ठीक है ना, लाइक पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इस तरह के एलिमेंट्स को इज extracted by electrolysis from its ore। फ्रॉम its ore, इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से इसको करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, मैं एक इलेक्ट्रोलिसिस का एक तरीका बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को कराता हूँ। बता रखा है कि जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है ना, तो जो एलिमेंट जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को, वो कैथोड पे जाके स्टिक करता है। मेटल एक्सट्रैक्टेड एट कैथोड। ठीक है ना, कैथोड पे जाके एक्सट्रैक्ट होता है, यानी वो वहां जाता है। एनोड पे जो है जो नेगेटिव आइंस होते हैं वो जाते हैं। ठीक, अभी हम दिखाते हैं कि एक एनोड को और कैथोड को कैसे यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस पूरा हम चार्ट बनाते हैं, तो देखते हैं। आगे दे रखा हमारा, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। क्या बताया, एक तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग दूसरे मेथड से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें अभी भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रह ही जाते हैं। अगर हम चाहते कि उसको अल्ट्रा प्योर करें, यानी जरा सा भी कोई दूसरा इम्प्योरिटीज ना हो, तो फिर हम बाद में उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। यानी जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको तो इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते करते हैं, मगर अगर अल्ट्रा प्योर करना है दूसरे एलिमेंट का, यानी उसके अंदर एक भी क्रिस्टल इम्प्योरिटीज का ना हो, तो फिर उसे भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है वो मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में व्हेन करंट passes through an electrolyte and the electrolyte is dissociated, and electrolyte is dissociated into two ions, then this process is known as
इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या मतलब हुआ कि करंट पास करके अगर किसी में को तोड़ते, किसी सॉल्यूशन को डिसोशिएट करते हैं तो वही इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब देखो मैं इसको मिटा के फिर एक चार्ट बनाता हूँ। बताया क्या कि एक हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ये एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। मान लो हम लोग ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। ये फिगर को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें दो रॉड डालते हैं, इस तरह से दो रॉड डीप कर दिया सॉल्यूशन में, इस रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इस रॉड को बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया यहां पे, इसको हम कहेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है ये कैथोड कहलाता है। ठीक है, कितनी बात में ये पॉजिटिव से कनेक्ट। ठीक, आगे चले, जब हम लोग इससे करंट पास करेंगे, मान लो कि स्विच को ऑन कर दिया, यहां से ये स्विच है ये, ठीक है, इसे हम लोगों ने ऑन कर दिया तो एक करंट चलने लगेगा इस सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन से एक करंट चलने लगेगा। और ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास करने की वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट जो है ना, ये डिसोसिएट होके कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ऐसे बना लेगा। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ जाएगा, कॉपर जो है ना कैथोड की तरफ जाएगा। कॉपर पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटाइंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाइंस। पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनाइंस। ठीक है, तो ये कैटाइन जो है ना कैथोड पे चला जाएगा, और ये जो एनाइंस है ये एनोड पे जाएंगे, जाने के हिसाब से ये एनोड पे जाएंगे। ठीक, बहुत ही आसान है। कैथोड जो है ना, कैटाइन जो है ना कैथोड पे जाता है, एनाइन जो है ना एनोड पे जाते हैं। कितनी बात सुन में, ये जो कैथोड होता है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। करंट पास किया, सॉल्यूशन डिसोसिएट, 2 आइंस में अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब इसमें हम लोग किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान करना है, वो ये है कि ये जो कैथोड है, अगर मान लो हमें कॉपर सेपरेट करना है इसके ओर में से, इसका ओर है तो उसमें से हमें कॉपर निकालना है, तो कॉपर को निकालना है तो कॉपर कैटाइंस होगा तो कहाँ जाके स्टिक करेगा, कैथोड पे, कैथोड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैथोड है प्योर कॉपर का थिन वायर की तरह बना लेंगे, डाल देंगे। प्योर कॉपर होना चाहिए, क्योंकि हम तो प्यूरिफाई कर रहे हैं ना। अगर वो किसी और चीज का बनाएंगे तो अंदर तो कोई और चीज आ जाएगा, बाहर ऊपर से कॉपर आ जाएगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल प्योर लेंगे कॉपर का, एक धागा भी डाल देंगे ना तो काफी है। प्योर कॉपर का डाल दिया, एक धागा एक वायर डाल दिया। अब ये क्या होगा, कॉपर उसमें जाएगा, स्टिक होता रहेगा, यानी कॉपर जाएगा वहां पे और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके कॉपर मेटल बन जाएगा इस तरह से। ये कैथोड पे हो रहा होगा रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा होगा, ये जाके वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टिक कर जाएगा, और ये हल्के हल्के स्टिक होता रहेगा, स्टिक होता रहेगा, स्टिक होता रहेगा। वो जो वायर था वो मोटा वायर होने लगेगा, वही रॉड बन जाएगा, पूरा कॉपर उस पर जाकर चिपक जाएगा।
ठीक है, उसमें दूसरा कोई जा ही नहीं सकता, सिर्फ कटाई नहीं जाएगा, कॉपर बन रहा वो तो कॉपर ही जाके वो स्टिक होगा, तो ये कॉपर प्योर हो जाएगा। और अगर हमने कॉपर प्यूरिफाई कर रहे हैं तो ये जो एनोड बनाएंगे, ये ये जो एनोड है ना, ये कॉपर का जो ओर था जिसमें से हमें कॉपर निकालना था, उसका हम लोग एनोड बना देंगे। ये क्या होगा, कॉपर ओर होगा, कॉपर ओर रखेंगे यहाँ पे। ये वाला जो रॉड होगा एनोड, वो कॉपर रॉड होगा, सब कॉपर ओर होगा। ये कहती बात है, कॉपर ओर है तो कॉपर का ओर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगा, उस इम्प्योरिटीज को गैंग पार्टिकल करते हैं, कहते हैं हम लोग, तो वो गैंग पार्टिकल जो ना इसके अंदर ही है। अब कॉपर यहाँ से, ये जो सल्फेट होता है ना, ये सल्फेट इधर से जाएगा, तो एनोड का रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। एनोड पे क्या होता है, ये सल्फेट जो जाएगा एनोड पे, वहाँ माइनस है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, SO4 कटाइन बन जाएगा। अब वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तो यहाँ से कॉपर ओर में से कॉपर जो ना इसमें दोबारा सोल्यूशन में आ जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर दोबारा सोल्यूशन में आएगा। और ये कॉपर जो है ना इस सल्फेट के साथ, ये जो सल्फेट यहाँ से बना था ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये सल्फेट के साथ मिलके दोबारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना लेता है। ये जो सल्फेट है ये यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ से कॉपर लेगा, कॉपर से सल्फेट रिएक्ट करके फिर कॉपर सल्फेट बन जाएगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जाता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे आएगा। इस तरह से सर्किट चलता रहेगा। ये कितनी बात समझ में आई? लेकिन क्या होगा कि इसकी जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज तो कहीं जाएगा नहीं, तो वो जो इम्प्योरिटीज है यहाँ पे गिरता रहेगा, यहाँ पे इम्प्योरिटीज गिरता रहेगा, यहाँ पे जमा होता रहेगा ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे एनोड के सामने गिरता रहेगा, एनोड मड कहलाता है। क्या समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में जिसको प्यूरिफाई करना है उसको कैथोड बना देते हैं, और जो ओर है उस मेटल का उसको एनोड बनाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कॉमन एलिमेंट का होगा। जैसे ये कॉपर कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट या कॉपर का ही सोल्यूशन होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सल्फेट क्या होता है, सल्फेट हो जाता है, कॉपर को लाता है, फिर सोल्यूशन में फिर वापस इधर कॉपर को भेजता है, तो उधर से जाता है कॉपर लाता है, खुद आयनाइज करके इधर कॉपर भेज देता है। तो इस तरीके से चलता रहता पूरा प्रोसेस। कितनी बात सुनी? 2-3 बातें याद रखना है। कैथोड किसका होगा? प्योर एलिमेंट, जिसको प्यूरिफाई करना होगा उसे कैथोड बनाएंगे। अब उसके ओर को कहाँ लगाएंगे? एनोड पे। सोल्यूशन उसी का कॉमन होना चाहिए। ये था इलेक्ट्रोलाइसिस। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसको भी इसी तरह से करते हैं, और जो मीडियम या जिनको अल्ट्रा प्योर करना कि बिल्कुल ज़रा भी इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, उसको भी इसी इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, कहाँ तक समझ में आए? ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एटम्स और मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, सभी तरह के हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव। आगे दे रखा है, अगला क्लास में बताएंगे, वो है कोरोजन।